हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फाइबर्स और इलास्टोमर के बारे में डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसाइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्मोप्लास्टिक। ओके, थर्मोप्लास्टिक एक्चुअली में है क्या और कैसे बनता है? तो जनरली इस टाइप के पॉलीमर्स के अंदर आप लोगों को याद रखना है, ब्रांच्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, नहीं ब्रांच्ड पॉलीमर होंगे या ब्रांच्ड टाइप कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिलेगी इन लॉन्गेस्ट चेन। जो भी हम आगे बात कर रहे थे, पॉलीमर यानी कि लॉन्गेस्ट चेन है या ह्यूज टाइप मॉलिक्यूल्स है, तो उसके अंदर आपको जनरली ब्रांच्ड टाइप पॉलीमर देखने को मिलेगी। जनरली इसके बारे में दो अच्छी बातें आपको जानने जैसी है। कौन सी अच्छी बातें जानने जैसी है? तो कि आप उसको हायर नॉर्मल टेम्परेचर के कंपैरिजन में हायर टेम्परेचर में अगर हायर टेम्परेचर दे रहे हो तो बिकम सॉफ्ट हो जाएगा ड्यूरिंग हीट या हीटिंग की वजह से। तो हाई टेम्परेचर में आप उसको हीट करवा रहे हो तो हीटिंग की वजह से वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। और जैसे अगेन अगर आप कूल करवा रहे हो यानी कि कूलिंग प्रोसेस हो रही है, तो कूलिंग प्रोसेस के दौरान वो सिंपली वो क्या हो जाएगा? तो वो इनफ्यूजिबल यानी कि वन टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल टाइप बन जाएगा, यानी कि वापस अपने ओरिजिनल शेप में वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आपने वो देखा होगा, प्लास्टिक कहीं पे गरम चीज़ होती है या कोई हीटेड कोई सब्सटेंस होते हैं, उसके कांटेक्ट में आने से वो लूज मटेरियल हो जाते हैं। बट वैसे ही वो कूलिंग मटेरियल यानी कि कूलिंग प्रोसेस हो गया, कहीं से अपने आप उसको टेम्परेचर में बिलो होगा, हायर टेम्परेचर के कंपैरिजन में नॉर्मल टेम्परेचर में वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। तो वैसा ही थर्मोप्लास्टिक के लिए याद रखना है कि इन पॉलीमर्स वो ब्रांच का पॉलीमर टाइप हो गए, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन में आपको ब्रांच देखने को मिलेगी। फिर सेकंड पॉइंट कौन सा याद रखना है? नॉर्मल टेम्परेचर की कंपैरिजन में हायर टेम्परेचर करवा रहे हो तो वो हीटिंग की वजह से वो क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे। और थर्ड पॉइंट, कूलिंग प्रोसेस या उसी मटेरियल को आप क्या करवा रहे हो? कूल करवा रहे हो, यानी कि कहीं पे रेफ्रिजरेटर के अंदर या कोई पे टेम्परेचर आप बिलो कर रहे हो तो इनफ्यूजिबल मीन्स स्ट्रॉन्ग टाइप मटेरियल हो जाएगी। ओके, तो एक बात ऑलवेज याद रखना है, तो उसके टेम्परेचर की मैं बात करने जाऊँ तो हाई टेम्परेचर के अंदर उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गए। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? चेंजेस अवेलेबल हो गए अंदर, यानी कि स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और तीसरी बात करेंगे उसके अंदर आप लोगों के लिए इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स की मैं बात करने जाऊँ तो याद रखना है फाइबर्स का उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है जनरली। फाइबर्स का किसके कंपैरिजन में? तो कि थर्मोप्लास्टिक के कंपैरिजन में और ज़्यादा होता है। और थर्मोप्लास्टिक का किसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा? तो इलास्टोमर्स के कंपैरिजन में। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो वापस बोल रहा हूँ, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और इलास्टोमर्स की बात चल रही है। तो फाइबर्स का थर्मोप्लास्टिक के कंपैरिजन में क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी कि ऐसे भी आप रिटर्न स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो कि थर्मोप्लास्टिक का इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्सेस इज लेस देन फाइबर और मोर देन इलास्टोमर्स। ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों वैलिड है। और एक बार और याद रखनी है उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल्स आप कौन ले सकते हो? तो पीवीसी बोल सकते हो, पॉलीथीन भी बोल सकते हो, या पॉलीस्टायरीन। ऐसे वेरियस एग्जाम्पल अपने बोल सकते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हो जो अभी तक हमने आगे के लेक्चर में सब जगह देख चुके हैं कि वेरियस एग्जाम्पल्स थे जहाँ पे मैंने थर्मोप्लास्टिक लिखा हुआ था, तो वो सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो अब हम कौन सा पढ़ेंगे? थर्मोसाइटिंग पॉलीमर्स के बारे में देखेंगे। तो थर्मोसाइटिंग पॉलीमर कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा? तो इनके अंदर जनरली याद रखना है जो भी पॉलीमर्स होंगे उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो किस टाइप के होंगे? तो क्रॉस लिंक पॉलीमर होंगे। कौन से टाइप के पॉलीमर होंगे? क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होंगे। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स का मीनिंग वही होता है कि जनरली अंदर ब्रांचेस भी होंगे और लीनियर चेन भी होगी, यानी कि आपको देखने को मिल सकता है कि लॉन्ग चेन
containing many branches। ओके, तो ये भी आपको देखने को मिल सकती है। तो थर्मोसेटिंग के लिए एक अच्छी बात आपको याद रखनी है, कौन सी? क्रॉस लिंक पॉलीमर और लॉन्ग चेन कंटेनिंग मैनी ब्रांचेस हो गए। इसीलिए उसकी बात करने जाए तो याद रखने वाली बात है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर हाई करते हो, यानी कि हाई टेम्परेचर की बात चल रही है, तो हाई टेम्परेचर के दौरान उसकी जो भी टेम्परेचर या जो भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जैसे जैसे आप हाई टेम्परेचर करते जाओगे वैसे वैसे अंदर क्रॉस लिंक जो भी होगा वो बाइंडिंग क्या होगी, तो इंक्रीज होती जाएगी। तो वो बातें आपको दो याद रखनी है, कौन सी? तो क्या एट हाई टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर के कंपैरिजन में हायर टेम्परेचर में आपको स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं होगी, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और दूसरी बात कौन सी याद रखनी है कि वो क्रॉस लिंक बाइंडिंग जो भी होगी वो अंदर इंक्रीज होती जाएगी, इसीलिए वो बिकम सॉफ्ट नहीं होगा। डू नॉट बिकम सॉफ्ट। ओके, तो ये दो बातें आप लोगों को खास करके याद रखनी है। दूसरी बात कौन सी याद रखनी है, तो उसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं बेक्केलाइट, और दूसरा कौन सा है? मेलेमाइन। और भी आप लोगों के, तो स्टूडेंट्स हम अब क्या पढ़ेंगे, तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये क्या है, कैसे आता है, उसकी रिएक्शन कैसे होती है? एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बराबर है। तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, तो किसके अंदर होगा? तो जनरली याद रखना है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड उसके डेरिवेटिव्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उनके लिए सारे के सारे हो गए। दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है कि अनसैचुरेटेड के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, तो जैसे कि अल्कीन है या अल्काइन है या डाइन्स फॉर्म में आप ले सकते हो, तो उन सब के लिए आप यूज़ करते हो जनरली। ओके, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए आप जनरली यूज़ करना चाह रहे हो, तो लाइक एज अल्कीन या डाइन, उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो किसके थ्रू कर सकते हो, तो याद रखना है यहाँ पे इनिशियली इनिशिएटर यूज़ होते हैं। इनिशिएटर यानी कि वन टाइप ऑफ कैटालिस्ट, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो कैटालिस्ट कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हो, तो उनके नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले तो बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हो, दूसरा है एसिटाइल पेरोक्साइड, तीसरा है 3 डिग्री ब्यूटाइल पेरोक्साइड। ऐसे वेरियस आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अपने एक छोटा सा ही ले रहे बेंजोइल पेरोक्साइड के थ्रू अपने समझा रहे हैं, बट इसमें 3 स्टेप अलग अलग होते हैं। एक चेन रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप इंटरमीडिएट, और एक लास्ट स्टेप होगा। तो बेंजोइल पेरोक्साइड के लिए अपने स्टेप 1 की बात करें, तो स्टेप 1 कैसे समझा सकते हैं, किसके साथ इसकी रिएक्शन करनी है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड की रिएक्शन करनी है इथीन के साथ। आपस में बोल रहा हूँ, बेंजोइल पेरोक्साइड की किसके साथ रिएक्शन करनी है? इथीन के साथ। और उसी इथीन के साथ उसको क्या, उस मिक्सचर्स को आपको क्या रखना है? हीट करवाना है या कहीं ओपन में रखना है जहाँ पे लाइट उसके ऊपर आ सके, तो जिसकी वजह से उसके अंदर बेंजोइल पेरोक्साइड के बॉन्डिंग क्या होगा? ब्रेक होगा, और उसी बॉन्डिंग की वजह से आपको ब्रेक होके फिनाइल रेडिकल मिलेगा। उस फिनाइल रेडिकल की इथीन के साथ एडिशन रिएक्शन होगी, और लास्ट में आपको इथीन में से क्या बन जाएगा? तो ये जो भी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, इथीन में से पॉलीथीन बनाने की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बट किसके थ्रू? तो फ्री रेडिकल स्टेप के थ्रू। तो कैसे बनता है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेंजोइल पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर हर बंदे को आना चाहिए। तो बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होगा? C6H5CO ट्वाइस O2। ओके, C6H5CO ट्वाइस O2 कैसे बनता है, तो देखते हैं। C6H5CO हो जाएगा।
O2 है, तो O2 यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह आपको ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। पेरोक्साइड वर्ड याद करो, पर प्लस ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन ज़्यादा ही है, और दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, यानी कि आपको 2 टाइम्स तक C6H5 C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वापस बोल रहा हूँ, ये बीच का जो भी बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, तो ऐसे मिलेंगे 2 मोल C6H5 CO2। ओके, तो ऐसे स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इस स्ट्रक्चर में भी आगे आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्योंकि इधर ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, कार्बन के जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, तो 2 मोल आपको क्या मिलेंगे, CO2, और इधर 2 मोल C6H5 ऐसा मिलेगा। तो ये जो मिला उसको आप क्या बोलोगे, फिनाइल रेडिकल बोल सकते हो। ओके, तो वापस बोल रहा हूँ, C6H5 फिनाइल रेडिकल आपको मिल चुका है। तो वापस बोल रहा है, बेंजोइल पेरोक्साइड में से आपको फर्स्ट स्टेप में कौन सा मिल चुका है, फिनाइल का फ्री रेडिकल मिल चुका है। बोलो इतना याद रहेगा आप लोगों को, तो एक बार आप लोग खास करके देख लो कौन सा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो अभी उसी फ्री रेडिकल का यूज़ करके हमने किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो C6H5 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका कौन सा था, फिनाइल फ्री रेडिकल था। ओके, तो कैसे करवा सकते हो, तो इथिन के मोनोमर के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे आप एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन का मीनिंग यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वो डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो सबसे पहले कैसा होगा, तो देखने वाली बात है, C6H5 तो वैसे का वैसा ही, इधर CH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस CH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन यानी कि फिनाइल फ्री रेडिकल और इथिन के मोनोमर्स के जो भी कार्बन थे, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो क्या बन जाएगा, C6H5 CH2 CH2, एक ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो चुका है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप एक बार शांति से देख लो, बेंजोइल पेरोक्साइड के थ्रू हम समझा रहे हैं। ओके, अब सेकंड स्टेप में कैसा होगा, जो भी चेन रिएक्शन होगी उसमें सेकंड स्टेप में कैसे होगे, तो देखना है। हमने लास्ट स्टेप में क्या बनाया था, फर्स्ट स्टेप में C6H5 CH2 CH2 ऐसे मोलिक्यूल बनाए थे। ये जो बन चुका है उसकी हम दूसरे इथिन के मोनोमर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो वापस वही चेन आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। कैसे, तो कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो ब्रेक होगी, वही एडिशन रिएक्शन होगी, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ कनेक्टिंग फॉर्म हो जाएगा। तो C6H5 CH2 CH2 ये तो थे ही, इस कार्बन के साथ ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, यानी कि और 2 CH2 आपने मिल जाएंगे, पर लास्ट वाले CH2 में आपको एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन का तो इसके साथ जुड़ चुका है, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे आपको फ्री फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इसी तरह आपको एंड टाइम तक में CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथेन के मोनोमर आप एंड टाइम तक ले सकते हो। तो एंड टाइम तक लेोगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो ये बीच वाला यहाँ पे जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको एंड टाइम तक रिपीट देखने को मिलेगा, और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो ऐसे का ऐसा ही मिलेगा, यानी कि हर बार कोई नया CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाला मोलिक्यूल यहाँ पे जुड़ेगा तो लास्ट ऐसे ही जुड़ेगा, बाकी के आगे के नंबर लॉन्ग चेन आपके बढ़ती जाएगी। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, C6H5 CH2 CH2 देखने को मिल चुका वो एंड टाइम तक, और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, CH2 CH2 ऐसे ही आपको एंड टाइम तक देखने को मिल सकता है। तो ये फॉर्म आप लिख सकते हो ऐसे इजीली। तो वापस बोला, C6H5 CH2 CH2 एंड टाइम तक, CH2 CH2 ऐसे ही चलता रहेगा। उसमें ही आप अगर लास्ट स्टेप में बात करने जाओ
तो लास्ट स्टेप आपका कैसा बनेगा इस चेन रिएक्शन का। तो ऐसे ही ऐसे मैं 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, कैसे, तो देखते हैं। C6H5 CH2 CH2 N मॉलिक्यूल CH2 CH2। ओके, फिर सेकंड स्टेप कौन सा आएगा, CH2 CH2 ओके। तो ऐसे 2 मोनोमर मैंने ले लिए, दोनों मोनोमर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी है और इस वाले कार्बन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों अपने साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 अलग अलग ऑपोजिट साइड वाले यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, तो एक लॉन्ग चेन आपको मिल जाएगी। तो C6H5 CH2 CH2 N मॉलिक्यूल CH2 CH2 और वापस दूसरी चेन आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगी CH2 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 एंड टाइम तक और लास्ट में C6H5। तो इस तरह एक पूरी लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल चुकी है और ये आपका कौन सा बन चुका है, इथीन मोनो पॉलीथीन टाइप, यानी कि पॉलीथीन टाइप मटेरियल के लिए आपको इनिशिएटर ऐसे वेरियस यूज़ कर सकते हो। तो आगे जैसा हमने बताया कौन से इनिशिएटर आपको यूज़ करना है, बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड या 3 डिग्री ब्यूटाइल पेरोक्साइड, ये सारे आप यूज़ कर सकते हो, उसमें से आप बना सकते हो। तो आपको वहाँ पे फोकस देना है। ओके, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है या आप जो भी बोलो कि आप ये सब जो पढ़ रहे हो उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके।